क्योंकि आप सब जानते होंगे कि IC-814 ये जो विमान अपहरण हुआ था, जो हाईजैक हुआ था, इस विमान के हाईजैक होने के 25 साल बाद इस हाईजैक पर एक सीरीज बनी है। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज शुरू हुई है जिसको लेकर के खासा विवाद हो गया है। आज से करीब 25 साल पहले 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का एक विमान काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। जब यह विमान भारतीय सीमा में प्रवेश करता है तभी विमान के यात्रियों को यह जानकारी मिलती है कि इस विमान को हाईजैक कर लिया गया। पाकिस्तान के 5 आतंकवादी इस विमान में घुस चुके थे और जिन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही ये डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने IC-814 को हाईजैक कर लिया है। ये 5 आतंकवादी विमान को हाईजैक करने के बाद IC-814 को लखनऊ के रास्ते लाहौर ले जाना चाहते थे, लेकिन विमान में ईंधन कम था और इसीलिए इन्हें विमान को अमृतसर में लैंड कराना पड़ा ताकि अमृतसर में विमान की रीफ्यूलिंग की जा सके। लेकिन अमृतसर में रीफ्यूलिंग में कुछ समय लग रहा था, जिसके कारण इन आतंकवादियों को ये डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं भारत सरकार और भारतीय सेना कुछ प्लान कर रही है ताकि विमान को इनके कब्जे से छुड़ाया जा सके। इस डर के कारण इन्होंने अमृतसर से बिना रिफ्यूल किए ही विमान को टेक ऑफ कर लिया और उसके बाद ये लाहौर ले गए विमान को। लाहौर में इस IC-814 में रीफ्यूलिंग की गई, पाकिस्तान में लाहौर में रीफ्यूलिंग की गई और उसके बाद इस विमान को दुबई ले जाया गया। दुबई ले जाने के बाद इस विमान का फाइनल डेस्टिनेशन था वो कांधार था और अफगानिस्तान था, जहां उस वक्त तालिबान की सरकार थी। और उसके बाद इस विमान को IC-814 को कांधार एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। उस वक्त तालिबान की वहां सरकार थी। तालिबान के जो सशस्त्र लोग थे उनके कब्जे में 7 दिन तक डीलिंग हुई और 7 दिन बाद भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को छुड़ाने के बाद IC-814 के सभी यात्रियों को रिहा कराया। इस विमान में मोटे तौर पर करीब 154 या इससे 154 तो बाद में थे, लेकिन उससे पहले कुल मिला के 178 यात्री थे, जिनमें से कई यात्रियों को दुबई में छोड़ दिया गया था। तो कुल 178 यात्री थे, बाद में 154 यात्री रह गए थे। 11 लोगों का क्रू था, यानी 11 लोगों की टीम थी। और इसके बाद करीब 7 दिन के नेगोशिएशन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने इन यात्रियों को सुरक्षित निकाला। इस पूरे मामले में एक यात्री जो था उसको आतंकवादियों ने चाकू से उसकी हत्या कर दी थी और उसकी बाद में डेड बॉडी बरामद हुई। आज मैं आपको ये सब कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब जानते होंगे कि IC-814 ये जो विमान अपहरण हुआ था, जो हाईजैक हुआ था, इस विमान के हाईजैक होने के 25 साल बाद इस हाईजैक पर एक सीरीज बनी है। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज शुरू हुई है जिसको लेकर के खासा विवाद हो गया है। नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही इस सीरीज का नाम है IC-814 द कांधार हाईजैक स्टोरी। इसको लेकर जो विवाद हो गया, उस विवाद में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स को समन किया है और नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को बुलाया गया है और ये पूछा गया है कि आखिर इसके कंटेंट जो है, उसके कंटेंट को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और अगर ये कंटेंट उसी तरह का हुआ जैसे कि आरोप लग रहे हैं तो इस सीरीज को लेकर कुछ भी हो सकता है। दरअसल इस सीरीज को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसमें 2 बड़े आरोप जो हैं वो ये हैं। पहला आरोप, इस पूरी सीरीज में जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जो मुस्लिम आतंकवादी थे, उनके नाम बदल दिए गए हैं और नाम बदलकर इनमें से 2 आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर बताए जा रहे हैं इस सीरीज में। अब आप सोचिए कि जिस विमान को पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों ने हाईजैक किया, उसमें 2 आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर जो हैं वो कैसे हो गए। इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है, इस पूरी सीरीज के अंदर, इस पूरी सीरीज में जो अपहरणकर्ता थे, जो आतंकवादी थे, उनका बड़ा मानवीय पक्ष, उनको बड़ा दयालु, बड़ा प्यार करने वाला इस तरह से डिपिक्ट किया गया है। क्या कोई आतंकवादी जो विमान का अपहरण कर ले, आतंकवादियों को रिहा कराने के लिए डील करे, क्या वो दयालु हो सकता है? उसका मानवीय पक्ष भी हो सकता है और अगर हो भी है तो क्या उसके मानवीय पक्ष को इस तरह से दिखाया जाना चाहिए कि लोग अपहरणकर्ताओं से, आतंकवादियों से प्यार करने लगें, उनके मन में आतंकवादियों और अपहरणकर्ताओं के लिए दया और प्यार उमड़ पड़े? क्या ये सिनेमा है? जी नहीं,
ये सिनेमा नहीं है, ये जिहाद है। और ये सीधा सीधा ये कह सकता हूँ एक तरह का युद्ध है। ये एक वॉर है जो सिनेमा के माध्यम से कला के नाम पर जो है वो खेली जा रही है। और इसीलिए इस पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज को लेकर विवाद हो गया है। और विवाद जो हो रहे हैं उसको लेकर लोग तमाम तरह की बातें करें, लेकिन मैं आज आपको सच सच बता रहा हूँ कि इस विवाद के पीछे दरअसल बड़ा कारण क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरी स्टोरी इसके ऊपर लिखी गई थी, जिस नॉवल पे बनी, और वो नॉवल के अंदर भी इस तरह की थी, और असली कहानी भी ऐसी ही है कि ये जो आतंकवादी थे इनके कोड नेम थे, और जो दो आतंकवादी हैं उनके कोड नेम भोला और शंकर ही थे। इसलिए जो है भोला और शंकर नाम को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये रियलिस्टिक फिल्म है, रियलिस्टिक फिल्म है, सच्ची कथा पे आधारित है। तो जो कोड नाम होंगे उन्हीं कोड नाम को दिखाया जाएगा। तो ये कहकर इस पूरी सीरीज को वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। ये जो इस सीरीज के माध्यम से जो एक जहर बोने की जो कोशिश की जा रही है उसको वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस सीरीज को लेकर दरअसल जो पूरी तरह की परेशानियां खड़ी हुई हैं वो क्यों हुई हैं, और क्यों इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, और क्यों इस नेटफ्लिक्स की सीरीज को लेकर के जो पूरा विवाद है उसको आपको समझना जरूरी है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने, जिन अपहरणकर्ताओं ने, जिन 5 आतंकवादियों ने IC-814 को हाईजैक किया था, वो हरकतुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान की धरती से चलता है एक आतंकवादी गिरोह जो है, उस आतंकवादी गिरोह के ये 5 खूंखार आतंकवादी थे, और उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया था। और ये जो हाईजैक किया था, हाईजैक कराने के बाद जब कंधार ले गए थे तो इनकी बड़ी सारी डिमांड थी, जिस डिमांड में से 3 जो इनकी बड़ी डिमांड थी वो 3 आतंकवादियों को रिहा करने का था। और वो 3 आतंकवादी कौन? उनमें से एक मसूद अजहर, आपने अच्छी तरह से नाम सुना होगा, ये दूसरा अहमद जरगर नाम का आतंकवादी था, और तीसरा शेख उमर एक नाम का आतंकवादी था। इन 3 आतंकवादियों को इन्होंने रिहा कराया था। और उसके बाद आप जानते होंगे कि मसूद अजहर जिसको छुड़ाया गया है, जिस मसूद अजहर को इन्होंने छुड़ाया गया, उस मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी गिरोह बनाया पाकिस्तान की धरती पर रहकर, और उसी जैश ए मोहम्मद ने मुंबई पर आतंकी हमला किया, उसी जैश ए मोहम्मद ने भारत की संसद पर हमला किया, और उसी जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा का आतंकी हमला किया। मैं आपको इस सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उससे आपको पता चलेगा ये हरकतुल मुजाहिदीन, उसके आतंकवादी जिनको छुड़ाते हैं, वो क्या संगठन बनाते हैं, क्या गिरोह बनाते हैं, और उसके बाद भारत में किस तरह के हमले करते हैं। तो इस सब से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने खूंखार और आतंकवादी जो है, ये किस हद तक कट्टर आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी थे। इन्होंने क्या कुछ किया ये आपको समझ में आया होगा। अब इन आतंकवादियों का मानवीय पक्ष हो सकता है क्या? पहला तो सवाल ये है। और ये आतंकवादियों का मानवीय पक्ष जो है वो कौन दिखा रहा है? क्योंकि इसके सबसे बड़ा जो है इस सीरीज को लेकर आप तमाम तरह की बातें आप पढ़ने, तमाम तरह के जो है इसको लेकर एक्सप्लेनेशन आ जाए, लेकिन एक चीज़ है जिसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, वो ये है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन है। इस फिल्म के निर्देशक अनुभव सिन्हा नाम के एक व्यक्ति है। अब ये अनुभव सिन्हा के बारे में आप जानते होंगे, इसने मुल्क और ऐसी कई और फिल्में बनाई हैं। इसका पूरा बैकग्राउंड जब आप अनुभव सिन्हा का देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि इसने IC-814 के हाईजैक को लेकर जो स्टोरी बनाई है, जो इसने सीरीज बनाई है, उस सीरीज में क्यों आतंकवादियों को इसने इतना जो है मानवीय रूप दिखा, और क्यों इसने किस किस कारण से इसने पूरी स्टोरी डिस्टॉर्ट की है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो व्यक्ति अनुभव सिन्हा, मैंने कहा ये मुल्क नाम की इसने फिल्म बनाई थी, और उसके बाद पाकिस्तान को इसने एक चिट्ठी जारी की, पाकिस्तान के नागरिकों से कहा कि देखो मैं किस तरह की फिल्में बनाता हूं, आप लोगों को इसको जरूर देखना चाहिए। तो उसने दरअसल इस तरह की एक जो फिल्म बनाई, उसमें ये इसी तरह से पाकिस्तान के नाम पर और हिंदू घृणा का ये शिकार व्यक्ति है, हिंदुओं से घृणा करता है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इसने जो है बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ वो जाने, इसने CA के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमेशा कूड़ा कचरा जो है, इस तरह के ट्विटर पर आप जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा जहर उगलता रहता है। और जब मुंबई में चुनाव हुए थे तो इसने मुंबई में आम आदमी पार्टी का इसने प्रचार भी किया था। तो आम आदमी पार्टी का प्रचार करने वाला, इसके पूरी आप राजनीतिक लीनिंग जो है आप समझिए, उससे आपको समझ आएगा कि इसने ऐसा क्यों बनाया। इसके अलावा इसकी पूरी अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, इसने एक और फिल्म बनाई थी, मैंने मुल्क के बारे में बताया, इसने आर्टिकल 15 एक फिल्म बनाई थी। अभी आर्टिकल 15 जो है, बदायूं में 2 लड़कियों का जो रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, उसके ऊपर इसने फिल्म बनाई थी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, ये हिंदू घृणा का शिकार व्यक्ति है, ये हिंदू फोबिया से ग्रस्त व्यक्ति है। तो ये जो रेप था, वो रेप एक यादव जो ने किया था, और ये एक दलित बच्ची का किया था रेप जो है। लेकिन इस दलित बच्चियां थी जिनका रेप हुआ था।
लेकिन इसने क्या किया, आर्टिकल 15 में क्या किया, इसने वहां पर भी नाम बदल दिए थे। नाम बदल कर इसने क्या किया था, इसने जो जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसको ये ओबीसी यादव दिखाया, और जो रेप करने वाला था उसको ब्राह्मण के रूप में दिखाया। तो आप अगर सच्ची स्टोरी पर फिल्म बना रहे तो आपने यहाँ नाम क्यों चेंज करे? आपने नाम इसलिए चेंज करे ताकि आप ब्राह्मणों को हिंदुओं को लड़ा सको, और हिंदुओं को लड़ाओ, साथ साथ जो है ब्राह्मणों को आप उसमें विलन की तरह से दिखाओ। तो ये व्यक्ति इस तरह का व्यक्ति है, सीए के खिलाफ प्रदर्शन करना, इस तरह से ये करना, तो ये दरअसल इसके लिए मैंने फिर कहा कि इसके लिए सिनेमा आर्ट नहीं है बल्कि एक हथियार है, एक वेपन है, एक वॉर का वेपन है, लोगों के जहन में वार करता है, ये सीधा इस तरह का व्यक्ति है। और इसलिए इसने IC 814 को लेकर इस तरह के डिस्टॉर्ट किया। अब आप सोचिए कि इसने इस पूरे उसमें क्या दिखाया। इसने इस पूरी सीरीज में भारत सरकार को बेवकूफ़ दिखाया, भारत की जांच एजेंसियों को बेवकूफ़ दिखाया, दूसरी तरफ आतंकवादियों का बड़ा मानवीय चेहरा दिखाया। ये क्या दिखाता है कि आतंकवादी जो यात्री थे उनसे बड़े अच्छे से पेश आ रहे हैं, बड़े बढ़िया से उनसे व्यवहार कर रहे हैं। और यहाँ तक भी इसने दिखाया कि एक जो एयर होस्टेस है वो उस एयर होस्टेस से जो है इसके रोमांटिक जो है कुछ कुछ शुरू हो जाता है, एक आतंकवादी का, दोनों के बीच एक रोमांस कुछ डेवलप हो जाता है, आपस में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। इस तरह की भी कुछ स्टोरीज ने दिखाने की कोशिश की। तो भारत को बेवकूफ़, भारत की जांच एजेंसियों को बेवकूफ़, और आतंकवादियों का ह्यूमन फेस दिखाया इसने। इस तरह से जो दिखाया, क्या आतंकवादियों को इस तरह से डिपिक्ट करना, इस तरह से दिखाना कितना सही है? आप सोचिए, वो भी आतंकवादी जिन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली, जिन्होंने 7 दिन तक नेगोशिएशन किया, और इसके अलावा इसने जो है इस तरह की पूरी हरकत करी कि 3 खतरनाक आतंकवादियों को छुड़ाया, इस तरह का पूरा जिसने काम किया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो इन्होंने ये जो पूरी इसके बाद सीरीज है, इसमें क्या क्या जगह है, मैंने कहा ना हिंदू फोबिया का शिकार, और किस तरह से ये आतंकवादियों को और मुस्लिम आतंकवादियों का मानवीय फेस दिखा रहा है, और इसके साथ साथ क्या कर रहा है इस फिल्म में। ये इस सीरीज में ये भी इसने दिखाया कि जब ये विमान लाहौर में उतरना चाह रहा था, जब इसको लाहौर में उतरना था फ्यूलिंग के लिए, तब इसने पाकिस्तान के पापों पर कैसा पर्दा डाला। ये दोनों, ये सोचिए, हरकतुल मुजाहिदीन या पाकिस्तान की धरती पर ये आतंकी संगठन जो है काम करता है, और आप जानते हैं पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों को शय देता है, और ये आतंकवादी भी पाकिस्तान के थे, और ये पूरी योजना जो है पाकिस्तान की थी, इसीलिए पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को छुड़ाया था। ये पूरी योजना के पीछे पाकिस्तान था। लेकिन अनुभव सिन्हा इस सीरीज में दिखाता है कि जब पाकिस्तान में विमान उतरना होता है तो जो है जो ATC जो टावर पे जो बैठे, जो विमान को गाइड करते हैं उतरने के लिए, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो उसके कुरान की आयतें पढ़ता है, कुरान के बारे में बताता है, और कहता है कि अल्लाह जो है इस तरह की जो है चीज़ करने के लिए परमिशन नहीं देता। तो पाकिस्तान के ATC अधिकारी जो है वो कुरान का पाठ पढ़ाते हुए इसमें दिखाया गया, और कुरान का पाठ पढ़ा के वो बताता है इस्लाम हिंसा की अनुमति नहीं देता, इजाज़त नहीं देता। इस तरह से जो है ये ग्लोरीफाई करने का काम कर रहा है आतंकवादियों को और आतंकवादियों के मज़हब को। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ये दिखाता है कि जब तालिबान में के रूल में जब अफ़गानिस्तान में विमान को उतारना था, तो तालिबान का, सोचिए तालिबान क्या करता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तालिबान का विदेश मंत्री कहता है इस्लाम नहीं चाहता कि हमारी धरती पर खून बहे। तो जो तालिबान जो है खून बहाने के लिए जाना जाता है, वो उसका विदेश मंत्री कहता है कि इस्लाम नहीं चाहता कि खून। तो ऐसी तमाम चीज़ें इसमें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, जिसमें कि वो आतंकवादियों को ग्लोरीफाई कर रहा है, हिंदुओं को जो है भारत के जो नागरिक हैं, भारत की सरकार है, भारत के जो लोग हैं, उनको बेवकूफ़ दिखा रहा है। तो इस तरह से अनुभव सिन्हा ने पूरी फिल्में करने की कोशिश की है। फिर उसने नाम रख दिया। अच्छा, ये भी है कि नाम अगर मान लीजिए कोड वर्ड थे, तो आपको ये कहा जा रहा है, जो इसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि फिल्म के अंत में जो है छोटा सा आ जाएगा कहीं कि भाई इनके असली नाम ये थे। आप पूरी फिल्म में उनको शंभू और शंकर के रूप में दिखा दो, और उसके बाद लास्ट में एक लाइन दे दो इनके असली नाम ये थे। तो आपको तो ये बार बार दिखाना चाहिए ना कि जो आतंकवादी थे, आप किस तरह से लोगों के जहन में ये बात बैठा रहे हो, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक बात है कि आतंकवादियों का मानवीय चेहरा दिखा रहे हैं, तो आप मानवीय चेहरा मतलब किस रूप में दिखा रहे, आप इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आतंकवादी थे, इनको, क्योंकि जो यात्री तो इनके होस्टेज थे ना, अगर उनको मार ही देते तो इनको मिलता क्या, विमान थोड़ी इनको चाहिए था, इनको यात्रियों को होस्टेज बना कर रखना था। तो 7 दिन तक यात्रियों को इनको एंगेज करना था। तो जाहिर सी बात है, 7 दिन तक जब आप किसी के साथ रहते हैं तो आप हंसते भी हैं, अच्छा भी बोलते हैं, जो है बढ़िया बात भी करते हैं। बल्कि ये भी जानकारी है कई सोर्सेज से कि ये जो है अंताक्षरी यात्रियों को खिलवाते थे, क्योंकि यात्रियों को ये नहीं चाहते थे कि यात्री जो हैं वो पैनिक हों, यात्री जो है भागने की कोशिश
कोशिश करें, यात्री उनसे लड़ने की कोशिश करें, उनका मुकाबला करने की कोशिश करें। आखिर 150 यात्री अगर उन 5 आतंकवादियों से लड़ने का ही तय कर लेते तो 2, 4, 5, 10 मारे जाते, लेकिन इन आतंकवादियों को भी मरना पड़ता। तो आतंकवादी क्या करते हैं, इस तरह से जो है स्टॉकहोम सिंड्रोम की परिस्थिति होती है, उसमें वो उनको अंतराक्षरी भी खिलवाते हैं, उनसे गाने भी गवाते हैं, ये सब चीज़ें। पर ये सब चीज़ें फिल्म में आप दिखा रहे हो, लेकिन फिल्म में जिन लोगों ने देखी, और फिल्म के जो क्रू है, जो इस विमान का जो क्रू था, जिसने फिल्म देखी है, उन्होंने कहा कि यात्रियों का दर्द, तो इस यात्रियों के जो दर्द था, जो खौफ था, वो इस पूरी फिल्म में जो कहीं दिखता नहीं है, पूरी फिल्म में कहीं दिखता नहीं है। और जिस तरह से जो क्रू मेंबर्स है, कई क्रू मेंबर्स ने कहा कि हमने जब देखा तो हमें लगा ही नहीं कि खौफनाक मंजर है, बल्कि ये अजीब से इसको दिखाया गया कि ये एंजॉय करने वाली चीज़ है, और बड़े मानवीय पक्ष इसको दिखाया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें की गई हैं, ये उसके पीछे एक पूरी की पूरी सोच काम करती है। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए सिनेमा आर्ट नहीं है, उनके लिए एक हथियार है, वेपन है वॉर का। और वो वॉर क्या है, कैसे जो है हिंदू फोबिया के लोग शिकार हैं, कैसे ये लोग हिंदू घृणा के चलते इस तरह की चीज़ बनाते हैं। मैं इसको लेकर जल्द ही इसी हफ्ते में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये तमाम चीज़ें विस्तार से बताऊंगा, कहाँ कहाँ जो वेब सीरीज़ बनती हैं और किस तरह से ये लोग हिंदू घृणा के शिकार होकर किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए सिनेमा आर्ट नहीं है, बल्कि इनके लिए एक वेपन है। तो सरकार क्या करेगी, आईएनबी मिनिस्ट्री क्या करेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जो सिनेमा बनता है उसके खिलाफ आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड की बेसिकली एक भांड मंडली है, मैं इनको भांड मंडली कहता हूँ, और ये भांड मंडली इसी तरह की चीज़ें करती है और इसी तरह से नैरेटिव बिल्डिंग का काम करती है। इनसे बहुत सावधान, सतर्क रहने की ज़रूरत है।